व्हेन द फोन रिंग्स के एपिसोड 7 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जो ईना, हीजू और उसके छोटे भाई के एक एक्सीडेंट को दिखाता है। जब रेस्क्यूअर्स आए तो उन्होंने सिर्फ ईना को निकाला और हीजू को कार में ही छोड़ दिया। हॉस्पिटल में हीजू की मां ने उसे कहा था कि वो कभी कुछ ना बोले क्योंकि सिर्फ उनका बेचारा लगना ही चेयरमैन के साथ रहने का एक मौका था। ये सब हीजू के दिमाग में चल रहा होता है जब वो रेस्क्यू होने का इंतजार कर रही होती है। हीजू लगभग होश खो देती है जब तक उसे सायन की बेचैन आवाज सुनाई नहीं देती। उसके बाद हीजू को फ्लैशबैक होता है जब सायन ने बचपन में उसका साथ दिया था। वो याद करती है कि कैसे सायन ने उसे महसूस कराया कि वो विजिबल है जब किसी और ने नहीं किया। सायन बिना बुलाए उसे बचाने के लिए दौड़ गया और उसकी बात सुनी जब उसने कुछ नहीं कहा। जब सायन डिस्परेट होकर हीजू को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तब हीजू मन ही मन मानती है कि वो भी उसे पसंद करती है। सायन हॉस्पिटल बेड के पास तब तक रहता है जब तक हीजू होश में नहीं आ जाती। जब वो डॉक्टर को बुलाने जाता है हीजू उसे रोक लेती है और पहली बार उससे बात करती है। वो सायन से कहती है कि वो जाए नहीं। दूसरी तरफ उयोंग की टीम एक्सीडेंट का यूज अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए करने की प्लानिंग करती है। हॉस्पिटल में हीजू के दिमाग में ये सोच बार बार आता है कि अब सायन क्या करेगा जब उसे पता चल गया है कि वो कॉलर 406 है। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती क्योंकि उसे लगता है कि सायन उससे झूठ बोलने के लिए डाइवोर्स दे देगा और 2 बिलियन का फाइन भरने को बोलेगा। दोजे सायन को एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपडेट देता है। अनफॉर्चुनेटली पार्क के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, इसलिए पता नहीं लगता कि हीजो को क्लिफ से किसने धक्का दिया। सायन को लगता है कि वो शायद उसका टारगेट था और हीजो कोलेटरल डैमेज है। इसके अलावा दोजे ने फोन चेक किया जो हीजो ने 406 बनकर सायन को कॉल करने के लिए यूज किया था। उस फोन में एक सस्पिशियस मेलवेयर था जो फोन का लोकेशन ट्रैक कर सकता था। सायन को लगता है कि असिलेंट ने हीजो को लोकेट करने के लिए इस मेलवेयर का यूज किया। दोजे सजेस्ट करता है कि फोन के डाटा से असली किडनैपर का पता लगाया जा सकता है लेकिन इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे। बाद में सायन हीजो से कहता है कि उसे उसके बारे में सब पता है इंक्लूडिंग द फैक्ट कि वो 406 है, लेकिन उसके मन में जितने भी सवाल हैं वो हीजो से कहता है कि पहले रेस्ट करे और रिकवर करे। सायन उसे प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। फिर सायन काम पर लौटने के लिए चला जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो बाद में उससे मिलने आएगा। ऑफिस जाते वक्त सायन को ओयोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अपडेट मिलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओयोंग को आइडिया नहीं होता कि क्लिफ से कौन गिरा था और उसकी बातें सायन के ऑफिस पर प्रेशर बढ़ा देती है। मीडिया के कांस्टेंट कॉल्स की वजह से यंगवू और टीम परेशान हो जाती है। जब सायन ऑफिस पहुंचता है तो वो सब फोन डिस्कनेक्ट करवा देता है। सायन टीम को कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अगले दिन एक प्रेस रिलीज देंगे। वो यंगवू से कहता है कि इंश्योर करे कि हीजो की इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। यंगवू को लगता है कि सायन एक्सीडेंट को कवर अप कर रहा है लेकिन सायन एश्योर करता है कि हीजो सेफ है। कहीं और यूनहुई को पता चलता है कि ईना वापस कंट्री में आ गई है जब वो उससे एक स्पा में मिलती है। कॉफी पीते वक्त ईना बताती है कि वो हीजो की मदद करने के लिए वापस आई है। ईना एक इन्फॉर्मेशन का जिक्र करती है जो उसके डेस्क पर आर्ट सेंटर में शादी के एक दिन पहले भेजी गई थी। पहले ईना को लगा कि वो इन्फॉर्मेशन यूनहुई ने भेजी थी लेकिन जल्दी समझ गई कि शायद ऐसा नहीं था। यूनहुई को लगता है कि हीजो ने सायन को अपने बस में कर लिया है और ईना उन्हें अलग नहीं कर सकती। यूनहुई इशारा करती है कि उसके पास सायन के बारे में कोई सीक्रेट हो सकता है। ओयोंग और उसकी टीम खुश है कि उनके ऑफिस को पब्लिक से सिंपैथी मिल रही है, लेकिन ओयोंग का स्टेटमेंट सायन के स्टेटमेंट के साथ मैच होना चाहिए। ओयोंग और उसकी टीम परेशान हो जाती है जब उन्हें सायन का कोई कॉल नहीं आता। तभी सायन ऑफिस में आता है। ओयोंग उसे स्क्रिप्ट फॉलो करने को कहता है लेकिन सायन के अपने प्लान्स होते हैं। सायन ओयोंग को वार्न करता है कि वो फॉल के इशू को और ज्यादा ना बढ़ाए वरना उसे काउंटर अटैक करना पड़ेगा। ओयोंग शॉक हो जाता है जब सायन उसे धमकी देता है। वो उसे उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने ही उसे पेक सायुन बनाया है। सायन को अपने बचपन का फ्लैशबैक होता है जब ओयोंग और क्यूजिन ने उसे सायन बनाने के लिए फोर्स किया था। उसे वही खाना खिलाया जो उसके बेटे को पसंद था, वही किताबें पढ़वाई और उसके जैसा ड्रेसअप करने को कहा। सायन पीछे नहीं हटा और ओयोंग को कहता है कि उसका नाम उसके मुंह पे मत थोपो क्योंकि वो सब कुछ छोड़ने के करीब है। सायन ओयोंग से कहता है कि जो क्लिफ से गिरा वो फैमिली है और ओयोंग और ज्यादा शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि सायन ने हीजो को प्रेसिडेंटल ऑफिस में हायर किया है। सायन ओयोंग का मजाक उड़ाता है और कहता है कि हीजो ने प्रेसिडेंटल ऑफिस में उससे पहले एंट्री कर ली। बाद में सायन हॉस्पिटल वापस जाता है और हीजो का ख्याल रखता है जिससे हीजो का दिल धड़क उठता है। दोनों करीब लगते हैं लेकिन रात के 10 बजे सायन बाहर चला जाता है। जब हीजो उससे कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है तो सायन कहता है कि वो एक कॉल का इंतजार कर रहा है। हीजो समझ जाती है कि वो 406 के कॉल का इंतजार कर रहा है तो वो बर्नर फोन का यूज करके उसे कॉल करती है। सायन फ्लर्ट करता है जो हीजो को नाराज कर देता है। सायन 406 से कहता है कि किडनैपर को पकड़ने के लिए वो सब कुछ बताए जो उसे पता है। सायन के ऑफिस एक्सीडेंट पर एक प्रेस रिलीज निकलती है। सायन विक्टिम बनकर प्रेस स्टेशन पर 406 के दिए इन्फॉर्मेशन का यूज करता है। किडनैपर का एक स्केच रिलीज होता है जिसमें एक डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि उसकी आंखें ऑड है और उससे मछली की स्मेल आती है। सैंगवू अपने ऑफिस में प्रेस रिलीज पढ़ता है और डिस्टिंक्टिव फीचर देखकर शॉक हो जाता है। किडनैपर अपना चेहरा टीवी पर दिखाता है और अपने अकॉम्प्लिस को टेक्स्ट करता है जो वही है जिसने हीजो को क्लिफ से धक्का दिया था। अकॉम्प्लिस कहता है कि उसका मकसद सायन को किसी
किसी प्रीशियस चीज को खोने का दर्द देना था। क्योंकि हीजो नहीं मरी, एकम्प्लिस किडनैपर को बर्नर फोन लाने पर फोकस करने को कहता है। हॉस्पिटल में किडनैपर हीजो को टेक्स्ट करता है। वो कहता है कि उसने हीजो को धक्का नहीं दिया था और क्योंकि हीजो उनके प्लान से मुकर गई वो उसका फोन वापस करे। किडनैपर उसे कहता है कि वो दरवाजा खोल ले क्योंकि वो रास्ते में है। तभी दरवाजा खुलने लगता है। हीजो डरकर उसे बंद करने की कोशिश करती है लेकिन बाहर सायन होता है। दरवाजा खुलता है और हीजो उसे देखकर रिलैक्स होती है। रात के 10 बजे हीजो बेड से उठती है और सायन को 406 बनकर कॉल करती है। इस बार वो रिजॉल्व करती है कि वो सायन के सामने सच बोलेगी और फोन दे देगी। हीजो सायन से मिलने के लिए रेडी होती है लेकिन जब वो रूम में जाती है सायन वहाँ नहीं होता। सायन हीजो को पार्क में मिलने के लिए कहता है। पार्क के ग्रैंड ओपनिंग के दिन हीजो और उसकी फैमिली एक लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। सायन हीजो को फेस टू फेस मिलने से पहले रिलैक्स करने की कोशिश करता है। हीजो कैरोसेल पर जाती है, आइसक्रीम लेती है और टावर के ऊपर सायन से मिलने जाती है। फोन पर वो सायन से कहती है कि उसे डर है कि वो डिसअपॉइंटेड होगा और अकेला महसूस करेगा जब वो उसे देखेगा। लेकिन जब वो मिलते हैं सायन उसे एज्योर करता है कि वो उसे कभी नफरत नहीं कर सकता। सायन कहता है कि उसे हीजो से नफरत करना नहीं आता और उसे खींचकर एक गहरी किस करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। फुल एपिसोड देखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। एपिसोड 6 का रिकैप देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड क्लिक करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।